थे हमने कल क्या क्या किया था। कल हमने किया था कि लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि आपके काइंड्स ऑफ लॉ डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट बेसिस ऑफ डिवीजन, क्या क्या विधि की प्रकृति होती है, ये सब हमने देखा कल। इसके बाद थोड़ा सा हमने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी हिस्ट्री भी देखी थी कि कैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और कैसे उससे पहले 1661 का चार्टर हुआ करता था या 1726 का जो है चार्टर हुआ करता था। ठीक है, उसको एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहला चार्टर आपका आया इन द ईयर, जब कोडिफाइड करने की बात की गई, इट वाज ईयर 1661 एंड डे आफ्टर उसके बाद आया 1726। ये मेन दो आपके चार्टर्स थे जिनने डीप इंपैक्ट, जिन्हें एक बहुत गहरा प्रभाव डाला। आपके यहाँ जो संविधान रेगुलेट करने के लिए जो लॉज हुआ करते थे उनको इससे काफी डीप इंपैक्ट पड़ा था। इसके बाद लाया गया आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इट वाज ऑफ द ईयर 1781, जहां पे आपको बताया गया था देयर वर टू काइंड्स ऑफ कंडीशंस। पहली, यदि मान लीजिए आपकी दोनों पार्टीज हिंदू है तो उस कंडीशन में आप जो गवर्न होगे, जो हिंदू लॉ पे, हिंदूज पे जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है उससे गवर्न होगे, या फिर दोनों पार्टीज मुस्लिम हैं, देन इन दैट केस आप जो है गवर्न होगे मुस्लिम लॉ से। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड वन वॉज, यदि मान लीजिए पार्टी जो है वो अलग अलग है, कोई एक पार्टी हिंदू है, एक मुस्लिम है, डिफरेंट कम्युनिटी किसी भी और कम्युनिटी से है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी लॉ ऑफ द डिफेंडेंट होगा, लॉ ऑफ द डिफेंडेंट मतलब दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। ठीक है, प्लेंटिफ मतलब वो जो सूट लेके जो कोर्ट के पास आता है कि सर मेरा ये राइट था, मेरा राइट वॉयलेट किया गया है तो मुझे रेमेडी प्रोवाइड कराई जाए, जिसे हम कहते हैं वादी और प्रतिवादी। ये आपकी दो पार्टीज होती है। तो डिफेंडेंट जब भी आपके दो कम्युनिटीज होगी, अलग अलग कम्युनिटी से आपके प्लेंटिफ डिफेंडेंट होगी, तो जो लॉ होगा जिससे जिस कम्युनिटी से डिफेंडेंट बिलोंग करता है, जो उस पर लॉ एप्लीकेबल होंगे उससे आपका पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्न होगा। ये बेसिक चीज हमने कल पढ़ी थी। इसके बाद एक मैगजीन आती है, जब भी आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो एक मैगजीन आती है, एक्टा सुन सर्वेंडा। एक मैगजीन है, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। दिस अ काइंड ऑफ एक ऑब्लिगेशन होता है कि जब भी आप किसी से अग्रीमेंट करते हैं किसी भी पार्टी के साथ, तो आप पे ऑब्लिगेशन होता है कि आप जो है एग्रीमेंट को प्रॉपरली परफॉर्म करें, राइट। तो ये मैगजीन आपको बहुत बार आगे देखने मिलेगी जब आप आगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस मैगजीन को आपको याद रखना है। कोई भी पूछ ले कि पेक्टा सर्वेंडा का मतलब क्या होता है, सो इट मीन्स द एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, राइट। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा गवर्न करता है आपके सिविल ऑब्लिगेशंस को।
देखिए समझिए, सिविल ऑब्लिगेशंस, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि सिविल जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तब वहां पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल या पर्सनल राइट्स की बात होने लगती है। एंड द ऑब्लिगेशन मीन्स द एनफोर्समेंट ऑफ दोज, द ड्यूटी टू एनफोर्स दोज इंडिविजुअल राइट्स और द पर्सनल राइट्स। अब देखिए, समाज में जब आप रहते हैं तो आपके कई टाइप के सिविल ऑब्लिगेशंस अलग अलग तरीके से होते हैं। लाइक जैसे एक सिविल ऑब्लिगेशन होता है कि आपको अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को आपको जो है मेंटेन करना है। ये भी एक टाइप का सिविल ऑब्लिगेशन है। लॉ के द्वारा अलग सिविल ऑब्लिगेशन इंपोज किए जाते हैं आपके ऊपर, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर केवल आपके जो गवर्न होते हैं, केवल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्न करता है वॉल्यूंटरी, ठीक है, वॉल्यूंटरली क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशन। जो भी वॉल्यूंटरली जो क्रिएट किए गए, जो भी आपके दीवानी दायित्व होते हैं, जो है वॉल्यूंटरली आपने क्रिएट किया है, पार्टीज दोनों आई। देखिए, जब भी आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट पढ़ेंगे आपको एक टर्मिनोलॉजी हमेशा बहुत बार देखने मिलेगी। क्या देखने मिलेगा? सब्जेक्ट टू दी अग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू दी अग्रीमेंट ऑफ द पार्टी, सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द पार्टीज। क्यों वो लिखा जाता है? क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज को फ्रीडम दी जाती है कि आप जैसे चाहे अपना राइट, अपने जो राइट्स है वो डिसाइड कर सकते हैं। आप जो है ऑब्लिगेशंस डिसाइड कर सकते हैं, जो भी एक दूसरे की पार्टीज होगी, एक दूसरे के प्रति जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होंगे आपके। बट हम क्या करेंगे, केवल हम कुछ कंडीशंस बता देंगे, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बता देंगे कि इसके अंदर, इसी के अंदर केवल आपको अपने राइट्स पर ऑब्लिगेशन सेट करने हैं। इस लॉ के अगेंस्ट में आप नहीं जाएंगे। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप जिस प्रकार के अपने राइट्स बनाना चाहे, ऑब्लिगेशन बनाना चाहे, प्रोसेस बनाना चाहे, आप बना सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केवल गवर्न करता है आपके वॉल्यूंटरली क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशंस। लॉ के द्वारा जो इंपोज किए गए ऑब्लिगेशन वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से तो गवर्न नहीं होंगे, वो किसी और लॉ से गवर्न होगी, जो भी रिस्पेक्टिव लॉज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉल्यूंटरली क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशंस, इनको जो है एनफोर्स करने की बात करता है और रेमेडीज प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक चीजें थी कुछ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके बाद नाउ कमिंग टू द अनदर थिंग, अब थोड़ा सा हम आ जाएंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है उस पर थोड़ा सा, बट उससे पहले बेसिक कुछ चीजें हैं जो अक्सर जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हैं या एक्ट पढ़ते हैं तो आपको पता रहनी चाहिए कि कैसे लॉ बना है, किस तरीके से पावर कहां से डिराइव करी गई, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज थी कि जब आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो उस टाइम पे थर्ड लॉ कमीशन हुआ करता था। ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया बताइए, जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था तो उस टाइम पे कौन सा लॉ कमीशन हुआ करता था? तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब बना तब थर्ड लॉ कमीशन हुआ करता था, और इसके जो चेयरमैन थे उस टाइम पे इन द ईयर 1872 इट वाज सर जॉन रोमिली। देखिए ये क्या हो, कई बार हमें लगता है ये चीजें इनकॉन्सिक्वेंशियल है, बट आपको पता होना चाहिए कि अब आप कोई लॉ पढ़ रहे हैं कि कौन सी कमेटी आई थी जिसने लॉ बनाया था, कि कैसे प्रोसेस पास किया गया था, कितने कितने स्टेजेस थे, क्या सारा, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया होना चाहिए ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे कोई लॉ धीरे धीरे जो है आपका डेवलप हुआ है। ठीक है, थर्ड लॉ कमीशन था और जो उसके चेयरमैन थे थर्ड लॉ कमीशन के सर जॉन रोमिली। एंड ये तो लॉ कमीशन हो गया। अब जैसा हम अक्सर देखते हैं कि एक लॉ कैसे बनता है, कोई भी मेंबर, जैसे इंडिया की बात कर लें तो पार्लियामेंट में कोई मेंबर होगा, चाहे प्राइवेट मेंबर हो या फिर जैसे कोई भी किसी पार्टी का मेंबर हो या मिनिस्टर हो। जनरली जो है मिनिस्टर्स जो है एक बिल प्रपोज करते हैं जो सब्सिक्वेंटली जाके आपका एक्ट बन जाता है। ये जो है आपका जो ये लॉ है, ये जो जिन पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था इस पर्टिकुलर बिल को, क्योंकि जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम एक्ट कहते हैं, एक्ट जब प्रेजेंट किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, बिल कहा जाता है, और बिल बाद में जाके आपका एक्ट बनता है। तो जो है जिस व्यक्ति ने आपका जो बिल प्रेजेंट किया था ही वॉज जेम्स फिट्जमैन स्टीफन। ठीक है, इन भाई साहब ने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बिल था वो जो है आपका इंट्रोड्यूस किया था।
एक चीज का ध्यान रखिएगा, सेम पर्सन ने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी प्रेजेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और साथ साथ जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है, तो जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, वो भी जो है इन्हीं भाई साहब ने पार्लियामेंट के अंदर किया था। जो ब्रिटिश आपकी पार्लियामेंट हुआ करती थी वहां पे जो है इन्हीं भाई साहब ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। जस्ट यस सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। अब देखिए उस टाइम पे जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन बनाने की पावर थी वो अलग हुआ करती थी, बट जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया इंडिया में तब से लॉ बनाने की पावर किसको दे दिया है? अपने पार्लियामेंट को दे दिया। देखिए हो सकता है बहुत सारी चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अभी पता नहीं हो, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे, जब आपको मैम पढ़ाएगी तब आपको बताया जाएगा कि कैसे कोई लॉ बनता है, कैसे बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर कैसे कैसे हर प्रोसेस से निकल के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है, दोनों हाउसेस से आपका बिल पास होता है और देन जाके आपका प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है। तो इस तरीके से आपका लॉ बनता है। बस अब अभी थोड़ा सा ब्रीफ में ध्यान रख लीजिएगा कि लॉ बनाने की जो पावर है, चाहे पार्लियामेंट की बात हो या स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो, वो आपके दी गई है आर्टिकल 245 रेड विथ आर्टिकल 246। जस्ट अ मिनट। तो ये जो दोनों आर्टिकल है आपके 245 एंड 246, ये जो है आपकी बात करते हैं जहां पे पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि आप इस जो पावर दी गई है आपकी पर्टिकुलर आर्टिकल्स के अंदर, इसकी बदौलत आप जो है अपने जो है पार्लियामेंट लॉ जो है बना सकते हैं। अब मान लीजिए स्टेट, एक आपका होता है पार्लियामेंट जिसे आप सेंट्रल लेजिस्लेचर कह सकते हैं, एक होता है आपका स्टेट जो कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कि दोनों को हमने पावर दे दी बनाने की, पर कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाएगा ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है यदि मान लीजिए वाटर सब्जेक्ट है, वाटर पे स्टेट ने भी लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, तो फिर कैसे चलेगा ये? तो इसके लिए आप कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 7 या 7th शेड्यूल आप कह सकते हैं। 7th शेड्यूल के अंदर आपकी 3 लिस्ट दी होती है। एक आपका यूनियन लिस्ट, एक आपका स्टेट लिस्ट और एक आपका कंकरेंट लिस्ट। हिंदी में से कहते हैं संघीय सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। इन तीनों सूची के अंदर आपके कुछ सब्जेक्ट मैटर, कुछ विषय वस्तु दी जाती है कि किन किन टॉपिक पे जो है यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कहां पे स्टेट मींस द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ओके जस्ट अ मिनट। इज इट ओके राइट नाउ? अब शायद डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा होगा आपको। अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है? अभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है आप लोगों को? ओके बोर्ड विजिबल है ना आपको? बोर्ड में मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो या विजिबिलिटी में कोई इश्यू हो? ओके तो जैसा मैंने बताया 3 आपकी लिस्ट होती, 3 सूची होती है और इस
जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए यूनियन के अंदर वाटर दिया हुआ है सब्जेक्ट, एक वाटर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वाटर पे कौन लॉ बना सकता है? आपका पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। इसमें कुछ दिया है, स्टेट लॉ बनाएगा। यहाँ जो होंगे, यहाँ पे दोनों लॉज बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। बट जब भी कोई इनकंसिस्टेंसी होगी तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हुए उससे जो है आप जो है गवर्न होंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो किस लिस्ट का मैटर है? वो आपका है एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट मतलब पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, बट जब इनकंसिस्टेंसी होगी तो वो अलग तरीके से डील किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से। ओके, मैं थोड़ा इसको बड़ा साइज में लिखूंगा ताकि आपको प्रॉपर जो है विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये आपका दो जो है ये आपका कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। जस्ट अब इसके बाद आते हैं स्कीम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। राइट, किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनना है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ में देयर आर 2 सेगमेंट्स। ठीक है, वन इज दी जनरल प्रिंसिपल्स सेकेंड इज दी स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स आपके दिए हुए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं 124 टू 238। ठीक है, ठीक, इसके अंदर बीच में आपके जो हम वो डील करेंगे कि कैसे कैसे जो है अलग अलग आपका कुछ एक्ट्स अलग कर दिए गए, जैसे सोगा अलग कर दिया गया, पार्टनरशिप अलग कर दिया, जो आपके सिलेबस में है। देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि जब भी आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जब भी आप किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज एंटर करेगी इन द रिलेशनशिप ऑफ हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट, उस कंडीशन में आपके जो 1 से 75 तक के है वो तो आपके हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में लगेंगे। चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप आपका पार्टनरशिप का हो, जैसे जनरली जो आपका पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, आपका सेल्स ऑफ गुड्स है, यदि आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है सेल कर रहा है तब आपका लगेगा। उसके बाद इसके अंदर हम जब 3 आपके पढ़ेंगे, 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। राइट, ठीक है, ये आपके 5 तरीके के जो है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल्स इंडिकेट्स द सिचुएशन जहां पे साधारणतः ये जो सिद्धांत है ये आपके हर प्रकार की संविदा में लगेंगे, बिकॉज जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है, और जो विशिष्ट रूप पे विशिष्ट फॉर्म के जो है आपके संविदा होगी वो जो है इस टाइप से होगी, और जो आपकी स्पेशल तरीके से गवर्न होगी। देखिए, जब भी आप स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें जो है आपके जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे, बट देयर मे बी एन एक्सेप्शन, जहां पे एक्सेप्शन कार्ड आप किया हो, जहां आपके अपवाद दिए गए हो आपके आगे के भाग में, इस भाग में। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि 2 तरीके से जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है। इसके बाद 2 आपके
टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिन्हें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू। फर्स्ट वन इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेकेंड वन इज द पार्टनरशिप। सेल्स ऑफ गुड आपका कौन सेक्शन से किस सेक्शन तक था? सेक्शन 76 टू सेक्शन 123। पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन से किस सेक्शन थे? 239 से लेके 266 तक के। ठीक है, ये दो तरीके से आपकी जो 1872 में आपका लॉ बना, तो 1872 में सेक्शन 76 से 123 की आपका सेल्स ऑफ गुड्स होता था और आपका जो पार्टनरशिप 239 से 266 के बीच में होता था। ये दोनों आपके सिलेबस में है, जो हम वंस वी फिनिश, जैसे हम आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट मतलब जो आपका 124 से लेकर 238 तक के हैं, जब हम खत्म कर लेंगे देन वी विल मूव ऑन टू दीस टॉपिक्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तब हम इसमें डिटेल से इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स जो है कौन सी गुड्स को गवर्न करता है, किसकी सेलिंग को गवर्न करता है, और पार्टनरशिप में भी जो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो किस तरीके से बनता है। ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे। अभी तक की कोई भी डाउट आपका किसी भी चीज को लेके, क्योंकि हम भी कुछ इंफॉर्मेशन फैक्चुअल चीजें ही है, उसी को मैंने कवर किया है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, बट स्टिल यदि है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है नाउ कमिंग टू योर बेयर एक्ट। अब अपना बेयर एक्ट ओपन करिए। अब बस एक चीज ध्यान रखिए कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 10 चैप्टर दिए गए हैं एंड 238 जो है आपके सेक्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं। पहले 11 चैप्टर हुआ करते थे, बट पार्टनरशिप जैसे मैंने बात की कि पार्टनरशिप निकाल दिया गया है, तो 10 चैप्टर्स आपके पास बचे हैं एंड इसके अलावा 238 सेक्शंस है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए आपके बेयर एक्ट पे, और आई होप कि आप लोग बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे, मैंने जैसे कल भी आप लोग को कहा था। लाइट कम तो नहीं पड़ रहा है, लाइट ब्लिंक तो नहीं हो रही आपको लग रहा हो? यदि हो रही है तो प्लीज बता दीजिएगा। फिर एक बात बताइए, बोर्ड अब आई थिंक ज्यादा प्रॉपर विजिबल होगा आपको, या रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट आपको यहाँ पे बोर्ड पे? ठीक है, प्रॉपरली है ना? रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है? ओके ठीक है। देखिए, अब आप जैसे आप बेयर एक्ट ओपन करेंगे, आपका टाइटल लिखा होगा आपके एक्ट का, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसके नीचे आपका देखिए एक छोटे से फॉन्ट में लिखा होगा एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। कई बार आपको जुडिशरीज में काम आता है। देखिए, एक्ट नंबर 9 मतलब उस ईयर में जो गैजेट इशू हुआ था, उसमें जिस नंबर पर ये जो आपका एक्ट पब्लिश हुआ था, ये आपका एक्ट नंबर कहलाता है। तो जो भी आप एक्ट पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, तो जब भी आप कोई भी एक नया एक्ट पढ़िए तो उसका एक्ट नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे काम आएगा। नाउ कमिंग टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल रीड करिए आप। प्रियम्बल ये कहता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, whereas it is expedient to define and amend certain parts of law relating to contract। ठीक है, तो जो डिफाइन एंड अमेंड है उस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए।
हिंदी में भी पढ़िएगा। संविदाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। तो यहां पे आपकी तीन चीज जो कि इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल के अंदर, क्या क्या? तीन वर्ड। फर्स्ट वन is to define, second one is amend, and third one is certain. अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए दो टाइप की लॉज होते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। दो टाइप के आपके लॉज होते हैं, एग्जॉस्टिव एंड नॉन एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव लॉज वो होते हैं जो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि जैसे मान लीजिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और मैं कह दूं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, तब मैं कहूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट द एग्जॉस्टिव एक्ट। क्यों? बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये केवल डिफाइन कर रहा है एंड अमेंड कर रहा है। किसको? सर्टन पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर्टन मतलब कुछ निश्चित भाग को। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने लॉज है उनको कहीं कहीं डिफाइन अमेंड नहीं कर रहा है, ओनली सर्टन पार्ट्स, कुछ पार्ट्स को कर रहा है। और इसलिए हम कहते हैं जब सर्टन पार्ट्स को कर रहा है इसका मतलब सबको कवर नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप में वो कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है, आपके सारे जो एस्पेक्ट है लॉ के उसको कवर नहीं कर रहा है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई लॉ पढ़ेंगे, बहुत जरूरी चीज है जब आपको प्रीएम्बल को, क्योंकि जब आप यदि आप आईपीसी पढ़े होते पहले तो वहां एक अलग टर्म यूज किया जाता है, वहां कॉन्सोलिडेट टर्म यूज किया जाता था। कॉन्सोलिडेट मतलब जहां पे आप संग्रहित करते हैं लॉज को, चार जगह से आपने उठाया, जो भी क्रिमिनल लॉ थे उठाया और आपने एक जगह जमा कर दिया, तो उसे हम कॉन्सोलिडेशन कहते थे। पर यहां पे केवल सर्टेन पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है डिफाइन किया जा रहा है, इसलिए अपने आप में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला आपका आता है शॉर्ट टाइटल, जिसमें ये कहा गया है दैट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। ठीक है, दो डेट याद रखिएगा आपके, आप जब देखेंगे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में आपके डायरेक्ट में दी हुई है। एक है एनफोर्समेंट, सॉरी एक है आपकी इनेक्टमेंट। ये दो डेट हर एक्ट की आपको याद होनी चाहिए जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी 25th, आई थिंक 25th ऑफ अप्रैल है, यस। एक है आपके 25th ऑफ अप्रैल 1872 एंड 1st ऑफ सितंबर 1872। पहले जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था उसकी भी सेम ही हुआ करती थी डेट, बट अब जो है जाके चेंज हो चुका है लॉ, तो वो एक अब अलग डेट उसकी हो गई है। ठीक है, ये दो डेट हमेशा ध्यान रखिएगा। इनेक्टमेंट डेट 25th ऑफ अप्रैल, एनफोर्समेंट डेट 1st ऑफ सितंबर। इनेक्टमेंट मतलब जब आपका लॉ बन के तैयार हुआ था, जब आपका लॉ पार्लियामेंट से पास हुआ। यदि हम प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नेंस की बात करें तो बिल प्रेजेंट किया जाता है, दोनों हाउस दैट इज लोकसभा राज्यसभा दोनों से आपका बिल पास होगा, और जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी तब कहा जाएगा कि जो आपका एक्ट है वो इनेक्ट हो चुका है। एनफोर्समेंट दो तरीके से होता है। एक तो आप एक्ट जो आपने बनाया उसी के अंदर आप डेट डाल दीजिए कि इस दिनांक से ये जो अधिनियम है ये प्रवर्तन में आ जाएगा,
या फिर आप जो है जब भी एक आपका राजपत्र होता है जो ऑफिशियल गेजेट होता है उसके अंदर जब आपका पब्लिश किया जाएगा, जब आपका पब्लिश किया जाएगा वो लॉ, उस दिन से जो है आपका जो लॉ है फोर्स में आ जाएगा। दो तरीके से होते हैं जब भी किसी विधि को आपको प्रवर्तन में लाना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नाउ कमिंग टू द बेयर इट अगेन। अब इसके बाद आप पढ़िए सेकंड थिंग, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। देखिए बेसिक चीजें मैं ये इसलिए कवर कर रहा हूं, सब्जेक्ट हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये चीजें यदि आपको बेसिक रही, हम आएंगे डेफिनेशन क्लॉज में भी, यदि ये बेसिक आपको रहा, बस इन चीजें यदि आपको रही तो आपको जो अपन स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप सेकंड पढ़िएगा, फिर बात करता है एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872, जो हमने अभी बात करी। हिंदी में लिखा है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। जब 2019 के पहले ये एक्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर पे इसका एक्सटेंट नहीं रहा करता था, वहां पे एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था। बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आपका ये जो लॉ है उसे एप्लीकेबल किया गया। एंड अब जो है सारे लॉज मोस्टली विथ मे बी सर्टन मॉडिफिकेशंस के साथ आपके जो सारे लॉज हैं वो अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने करी। इसके बाद आपका आता है सेविंग क्लॉज, जिसे हिंदी में कहा जाता है आपका व्यावृत्ति। देखिए सेविंग क्लॉज आपका वो होता है जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो कई बार ऐसी कुछ कस्टम्स होते हैं, कोई कुछ यूसेजेस होते हैं जिसमें उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है। कहा देते हैं ऑल्दो हमने लॉ बना दिया है बट देयर आर सर्टन कस्टम्स, देयर आर सर्टन यूसेजेस जिसको जो है हमारा जो लॉ बना है वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक जो आपका लॉ है जो अफेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे क्या क्या सेव किया गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, सो इट सेज दैट नथिंग हियरिन कंटेन्ड शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ व्हाट, प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट, प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। ये जो है तीन चीजों को जो अफेक्ट नहीं करेगा। कौन कौन से? नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। क्या होता था आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपका शेड्यूल था, शेड्यूल के अंदर आपके कुछ लॉज दिए गए थे। रिपील मतलब क्या होता है बेटा कि मान लीजिए एक पहला लॉ है, आपने सेम सब्जेक्ट मैटर पे दूसरा लॉ लाया, तो पहले आप एक्ट को क्या होता है रिप्लेस करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसे हम रिपील कहते हैं, ठीक है। हिंदी में उसे अपन निरसन करना, निरसन कहते हैं, ठीक है हिंदी में। जैसे अभी आप पहले पढ़ते थे आईपीसी, अब आपका क्या आ गया उसकी जगह बीएनएस। तो बीएनएस ने किसको रिपील किया? आईपीसी को। अब आईपीसी आपका फोर्स में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वहां क्या कहा जाएगा कि बीएनएस ने आईपीसी को रिपील कर दिया। तो वही चीज कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किसी भी स्टैट्यूट, एक्ट चाहे रेगुलेशन की प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि एक्सप्रेसली रिपील नहीं किए गए हैं इस शेड्यूल के अंदर। इसका जो शेड्यूल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसके अंदर रिपील नहीं किए गए हैं, तो ऐसे जो एक्ट है या स्टैट्यूट है या रेगुलेशन है उसके प्रोविजन चलते रहेंगे। देखिए रिपील का आप सीधा सा मतलब समझ लीजिए रिप्लेस, बट आप जो है लॉ स्टूडेंट है तो मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बस समझाने को बताऊं कि रिप्लेस करना होता है उसका मतलब, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिपील में जो है जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो खत्म कर दिया जाता है उस लॉ का, ठीक है। तो ये तीन आपकी चीजें कर दी गई। इसके अलावा आगे पढ़िएगा, नॉर एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, नॉर एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, ये दो चीजें हैं, इनको भी जो है आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बचा के रखा गया। कि मान लीजिए कहा गया कि कोई यूसेज है, मान लीजिए किसी आप लोकल किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में आप रह रहे हैं, और यूसेज मतलब होता है एक हैबिचुअल, एक आप उसे कंसिस्टेंट हैबिट कह लीजिए, जो कि अक्सर जो है हैबिचुअली इन द कोर्स ऑफ इवेंट किया जाता है, ठीक है।
आप यूसेज हो गया, ये कस्टम ऑफ ट्रेड होगा। कौन कौन से, और उसके साथ साथ क्या आएगा आपका, नॉट एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। व्यापार की किसी प्रथा, व्यापार की किसी रूढ़ी, ठीक है, किसी प्रथा या व्यापार की रूढ़ी अथवा किसी संविदा की प्रसंगति पर, प्रसंगति, इंसिडेंट मतलब प्रसंगति पर। तो इसको एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए तीन चीजें हैं, पहली कोई भी स्टैट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन का प्रोविजन, दूसरा यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, और तीसरा आपका आता है इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन चीजें हैं जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर करी गई है। एक हो गया आपका स्टैट्यूट, उसके बाद आपका था एक्ट और रेगुलेशन। कौन से, नॉट रिपील्ड, जिसे रिपील या रिप्लेस नहीं किया गया है, पहली चीज। सेकंड यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, इसके साथ कोई भी क्वालिफिकेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन वर्ड मतलब कि कोई भी यूसेज हो चाहे कस्टम ऑफ ट्रेड हो, उसको जो है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। यूसेज और कस्टम, देखिए यूसेज क्या होता है, यूसेज जैसे मैंने बताया हैबिचुअली एक्सरसाइज्ड और परफॉर्म्ड प्रैक्टिस, ठीक है। जनरली मान लीजिए आप जो है सब्जी लेने जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, अब मार्केट जाते हैं तो लास्ट में देखिएगा हमेशा हम एक थोड़ा सा धनिया जरूर मांग लेते हैं सब्जी वाले से। क्यों? बिकॉज जनरली एक बेसिक, देखिए जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम्पल जब डेली लाइफ से आप कनेक्ट करने लगेंगे ना, तो आपके लिए ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा बेटा। तो यूसेज में क्या होता है, हैबिचुअली जो है, ठीक है, हैबिचुअली जो है आप जो है प्रैक्टिस जो है, जो एक्सरसाइज करते हैं आप, ठीक है। एक मिनट, राइटिंग थोड़ी, जस्ट अ मिनट। स्टैट्यूट, एक्ट, रेगुलेशन, नॉट रिपील्ड, कस्टम और यूसेज और ठीक है, पहला बोल दिया स्टैट्यूट, एक्ट, रेगुलेशन, नॉट रिपील्ड, हमने पढ़ लिया। सेकंड कस्टम और यूसेज। यूसेज मतलब हैबिचुअली प्रैक्टिस होता है, जैसे आप जाते हैं सब्जी लेने, अक्सर आपको जो है थोड़ा सा धनिया आप मांग लेते हैं दुकान वाले से, वो आपको देता है। क्यों? क्योंकि हैबिचुअली इन द कोर्स ऑफ इवेंट अक्सर उस पर्टिकुलर टेरिटरी पे, उस समाज में या उस जगह पे इस तरीके की जो है प्रैक्टिस एक्चुअली प्रिविलेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यूसेज कह देते हैं। बट कस्टम होने के लिए देखिए, कस्टम होने के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। देखिए कस्टम भी क्या होता है, कस्टम भी रेगुलरली और कंसिस्टेंटली परफॉर्म प्रैक्टिस ही होती है, बट देयर आर सर्टेन रिक्विजिट्स, कुछ होते हैं कस्टम। एक यूसेज को कस्टम बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो आपकी यूसेज, जो आपकी प्रैक्टिस है वो टाइम इमेमोरियल से प्रैक्टिस में होना चाहिए। इमेमोरियल मतलब जिसका कुछ पता नहीं है आपको, कोई प्रैक्टिस शुरू हुई आपको नहीं पता है वो कब से शुरू हुई है, ठीक है। तो इमेमोरियल चल रहा हो, अगेन एक जस्ट अ मिनट, इसके साथ आपका आ जाता है पब्लिकली। देखिए ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं आपको पढ़ दे रहा हूं। टाइम इमेमोरियल से होना चाहिए, पब्लिकली रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो प्रैक्टिस, साथ में नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जो लोक नीति है आपकी उसके विरुद्ध में नहीं होना चाहिए, और एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। तब जाके आप किसी, जो आपका यूसेज एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है वो कस्टम का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। क्योंकि हमने कस्टम जो पढ़ा था, एक सोर्स ऑफ, जब लॉ पढ़ा था हमने
तो बेटा सोर्स ऑफ लॉ के अंडर भी हमने जो है देखा था कि कैसे कस्टम जो है एज अ सोर्स ऑफ लॉ जो है एक्ट करता है, ठीक है। और तीसरा आता है आपका इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर देखिए इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक टर्मिनोलॉजी भी वहां यूज करी गई है, नॉट इनकंसिस्टेंट। असंगत। यदि मान लीजिए किसी भी विधि में की प्रसंगति है, किसी भी विधि की प्रसंगति है, वो कब तक के इस क्लॉज के अंदर बची रहेगी, इस प्रोविजन के अंदर बची रहेगी, जब तक के वो विवक्ष अभिव्यक्त रूप से जो संविदा अधिनियम के जो प्रोविजंस है, जो आपके धाराएं हैं, उससे असंगत ना हो। मान लीजिए देखिए इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी आप समझ लीजिए। इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने यूसेज का तो समवट आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिलेगी थोड़ी सी, देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए आप जनरली वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मान लीजिए आपने किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसका वारंटी है। जब उसमें वारंटी है, इसका मतलब उसमें इंप्लाइड ये चीज है कहीं ना कहीं इंसिडेंट मतलब नेचुरली फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कि यदि मैंने वो लॉ बनाया है, यदि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो नेचुरली ये चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में आती ही है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेचुरली फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, आपने मोबाइल लिया, मोबाइल का आपको कुछ दे दिया, कुछ समय तक के वारंटी पीरियड दे दिया गया आपको। वारंटी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका वो है वारंटी का पीरियड, कि जब भी आपके मोबाइल में कोई डिफेक्टिव आएगा, सर्टेन टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आएंगे, तो आपको जो है वो रिपेयर करके दिया जाएगा। तो ये इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो आपने फोन खरीदा उसका। तो इंसिडेंट मतलब नेचुरली जो फ्लोइंग सर्कमस्टेंसेस होता है आपके, वो जो है इसके अंदर आते हैं। इसमें कहा गया स्टैट्यूटरी रेगुलेशन जो रिपील नहीं हुए हैं, कस्टम यूसेज के साथ कोई क्वालिफिकेशन वर्ड नहीं लगाया गया। इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा था वही इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बचे रहेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट नहीं है। यदि वो असंगत पाए जाते हैं, डेरोगेशन में पाए जाते हैं, इनकंसिस्टेंट पाए जाते हैं, इस केस में वो जो है आपके इंसिडेंस खत्म हो जाएंगे, उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 3 तरीके की आपकी सेविंग्स थी इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, ठीक है। इसमें आप एक केस लॉ है, यदि आप फॉर योर रेफरेंस यदि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं यदि आपको उसका कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कैसे कॉमा का इंटरप्रिटेशन होता है, ये सारी चीजें हैं, तो आप जो है केस लॉ लिख सकते हैं। आपका केस है हीरावती फ्लोटिला वर्सेस भगवान दास, BUGWANDS। देखिए आप सोचेंगे भगवान दास अलग तरीके से लिखा जाता है सर, देखिए ये जो है प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है, तो उस टाइम पे कई बार चीजों को स्पेलिंग भी, जैसे हम जब कैलकाटा लिखते थे उसकी भी अलग स्पेलिंग हुआ करती थी, जब हम कूपर लिखते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जिसको अलग तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। तो ये जो है केस है आपका, जब आप सेविंग क्लॉज का इंटरप्रिटेशन वगैरह पढ़ेंगे तब जो आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है, प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है। प्रीवी काउंसिल मतलब वो कोर्ट्स हुआ करते थे जो कि पहले आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था आपका, तो उससे पहले जो हाईएस्ट कोर्ट हुआ करते थे वो जो आपका प्रीवी काउंसिल हुआ करता था। तो ये जजमेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिए, देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट व्हाट, इसको इस कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्सेप्ट को जितना बाय हार्ट आप कर ले उतना आपके लिए आसान होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए।
ये लिखा है मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिनिटी। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे या कभी किसी आगे आप कहीं पढ़ाएंगे या बताएंगे तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 फाउंडेशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। क्या क्या? ऑफर, प्लस एक्सेप्टेंस, प्लस कंसिडरेशन। इसको आप ब्रह्मा जी का वचन मान लीजिए या जो आपको मानना है मान सकते हैं आप। ये जो है इसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिनिटी कहते हैं कि इन तीनों के अलावा यदि ये 3 पूरे हो गए तब माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हो गया। यदि इनमें से एक भी एक्सेप्ट आपका जो है एब्सेंट रहा उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट कंसिडरेशन देयर मे बी द केसेस, कई ऐसे आपको जो है सिचुएशंस आ सकती है जहां पे प्रतिफल के बिना भी आपका जो है संविदा की जा सकती है। ठीक है, जब आपका प्रस्थापना हुआ, आपका प्रतिग्रहण हुआ और उसके बाद आपका प्रतिफल हुआ, तो प्रतिफल कई बार ऐसा हो सकता है, कंसिडरेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में ना हो। जब सेक्शन 25 पढ़ेंगे हम आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो यदि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? कई बार कनेक्टिविटी इश्यू हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रिनिटी जब भी कोर्ट में, बेटा याद रखना, जब कोई भी केस आएगा कि मान लीजिए क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है आपका डैमेजेस दिए जाने चाहिए नहीं चाहिए, क्या उसे एनफोर्स कराया जा सकता है, ये सारी चीजों में 3 चीजें हमेशा कोर्ट देखेगा। फर्स्ट, देयर मस्ट हैव बीन ऑफर, किसी प्रकार का जो आपका प्रस्थापना है वो की गई हो। ठीक है, ऑफर मतलब आप इसे प्रपोजल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों टर्म पे। प्रपोजल, जब आप इंग्लिश लॉ पढ़ते हैं तो उसका ऑफर यूज कर लिया जाता है इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में आप प्रपोजल कह देते हैं, हम जनरली प्रस्थापना भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। कोर्ट में जब भी केस आएगा तो कोर्ट व्हाट वुड इंश्योर, क्या उसमें ऑफर था, ऑफर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस, प्रतिग्रहण आपको करना पड़ेगा प्रस्थापना का, और बाद में जाकर उसमें प्रतिफल भी होना चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिनिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कमिंग टू योर डेफिनेशन क्लॉज। देखिए, निर्वचन खंड जो होता है, जो आपका हर लॉ के अंदर होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। बिकॉज क्या होता है बेटा कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई लॉ बनाया जाता है तो जो उसमें वर्ड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसको ये माना जाता है कि हमेशा आप उसको संदर्भ में समझिए। लिटरल हमेशा, देखिए लिटरल आप यूज कर सकते हैं, बट लिटरल इस तरीके से भी यूज ना किया जाए कि वो कंप्लीटली डेरोगेट कर जाए अपने ऑब्जेक्टिव से। देखिए, एक प्रॉब्लम है आपके करिकुलम का कि आपको लॉ पहले पढ़ाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पढ़ाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ाया जा रहा है, और देन आपको 5th सेमेस्टर में आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ाया जा रहा है। तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है, बट जहां जहां रिक्वायरमेंट मुझे लगेगी कि iOS इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जहां जरूरी है उससे हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज आप निकाल लीजिएगा। तो जो शुरू होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसे हम कहते हैं उसे डेफिनेशन क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, इन दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत, द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस unless the contrary intention appear from the context। तो उसको अब उल्टा पढ़िए आप इंग्लिश में, unless a contrary intention appears from the context, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए एक वर्ड दिया गया है, कंसिडरेशन मान लीजिए कई वर्ड दिया गया है। कंसिडरेशन में क्या होगा कि आप जनरल मीनिंग है, जनरल मीनिंग तो वही है जो आपकी डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ना है, पर यदि मान लीजिए संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग यदि मान लीजिए दिया गया है या कुछ और मीनिंग निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप उस कॉन्टेक्चुअल हिसाब से उसकी मीनिंग निकालेंगे उस टर्म की। बट
जब तक कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में अनलेस अदरवाइज अपीयर नहीं हो रहा है, जब तक कि अन्यथा कुछ आपको नहीं प्रतीत हो रहा है, उस कंडीशन में जो आपकी सेक्शन 2 के अंदर मीनिंग दी गई है, आपको सेक्शन 2 से ही आप गवर्न हो। सेक्शन 2 में जो आपको मीनिंग बताई है, आप उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो पहला आपका आता है ऑफर की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द ऑफर की डेफिनेशन, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आए कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन पे बेटा। आपका जो आर्टिकल सेक्शन 2H के अंदर दी गई है, व्हाट डज इट सेज? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले हम किसके डेफिनेशन पे आए? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या बोला गया? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, एन अग्री कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने बताया था, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों से बनता है? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ। आपका सेक्शन 10 के अंदर, सॉरी सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है, जो कि आपकी हिंदी में दी गई है आपका 2J के अंदर। वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो संविदा है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय जो आपके एग्रीमेंट होगी, जो करार आपके विधि द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वो आपके कहलाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ठीक है, सेक्शन याद रखिएगा बेटा, आपका सेक्शन 2H इसकी बात करता है। अब भैया हमने बोल दिया कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, पर एग्रीमेंट का मतलब क्या था? तो वापस आइए आपका सेक्शन 2E के अंदर क्या कहता है एग्रीमेंट की डेफिनेशन? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। एवरी सेट प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो हम फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उस पर आएंगे हम, बस इतना ध्यान रखिएगा। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस इज एन अग्रीमेंट। प्लस जब ऐसे प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएंगे, तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अभी हमने किस किसकी डेफिनेशन देखी? कॉन्ट्रैक्ट देखी, अग्रीमेंट देखी। तो बस थोड़ी देर के लिए आपको कहूंगा, आप एक बार सेक्शन 10 ओपन करिए, धारा 10 जो है आपकी अधिनियम की, आप एक बार उसको ओपन कीजिए। वो क्या कहता है? एक इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, हाँ एक बार ऊपर लिख दो, यस ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है आपका। जितना हम इस पर समय दे रहे हैं, बस ये है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अग्रीमेंट करार होना चाहिए और विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। ठीक है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ। अग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस। डेफिनेशन 2E के अंदर हमने देखा। एनफोर्सिबल बाय लॉ के अंदर क्या हुआ? नाउ कमिंग टू सेक्शन 10 जो मैंने बोला था, रीड इट विथ मी। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ, देखिए एनफोर्सिबिलिटी की जब कंडीशन देखेंगे तो आपकी वो सेक्शन 10 के अंदर दी हुई है। सेक्शन 10 की यदि आप कंडीशन फुलफिल करते हैं, प्रीरिक्विजिट्स पूरी करते हैं, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या क्या है उसके अंदर? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, by the parties competent to contract for lawful object, lawful consideration, और एक और चीज नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, सब
सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की स्वतंत्र सम्मति फ्री कंसेंट से किए गए हो, किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए लॉफुल कंसिडरेशन विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, और एतद द्वारा हियर बाय अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, वॉइड घोषित नहीं किए गए हैं। देखिए वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब समथिंग दैट डज नॉट हैव लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, लॉ जो है जिसे कंसिडर नहीं करता, जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो उस चीज को हम वॉइड कहते हैं, मतलब शून्य, जिसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, लॉ उसको मानता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, ये आप लिख लीजिएगा, चार्ट अपने आप बना लीजिएगा कि ये जो है बेसिक होता है। अग्रीमेंट बना आपका प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, प्रॉमिस ए सेट ऑफ प्रॉमिसेस, और एनफोर्सिबिलिटी आपका सेक्शन 10 से गवर्न होगी। ये सारी चीजें होगी तब जाके आपका कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब हमने अग्रीमेंट में क्या पढ़ा? एवरी अग्रीमेंट इज प्रॉमिस, सॉरी एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस कैसे बना भैया? प्रॉमिस बना दो चीजों से, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अब मान लीजिए दो चीजों से आपका बना प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल जिसे हम अक्सर ऑफर भी कहते हैं, मैंने जैसा बताते हैं इंग्लिश लॉ में ऑफर भी कहा जाता है, हुआ के अंदर या आपको बात के अंदर। ठीक है, सेक्शन 2B के अंदर प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। When a one person, ठीक है, when a one person signifies his willingness, when a person signifies to another his willingness। देखिए जब मैं one person signifies to another की बात कर रहा हूं तो इट मीन्स इट इज क्रिस्टल क्लियर बेटा कि कहीं ना कहीं दो पार्टीज का होना जरूरी है प्रपोजल के लिए। प्रपोजल आप देखिए एक बात बताइए, अब मान लीजिए आप बैठे हैं, देखिए दो वर्ड, दो पार्टीज होगी, सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। अब मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूं, मैं मन के मन में सोचता हूं कि यार फलाने व्यक्ति को, किसी को मुझे एक काम करना है, मुझे गिफ्ट देना है या किसी प्रकार का एक काम करना है, उसे कोई प्रोडक्ट सेल करना है। अब जब तक कि मैंने मन में सोच के रखा है बेटा, वहां पे मेरी विलिंगनेस जो है या जो मैं चाह रहा हूं वो मेरी विलिंगनेस जो इंडिकेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, किसी व्यक्ति प्रति उसकी रजामंदी के लिए। ठीक है, तो संज्ञापित करना। ठीक है, जब आप संज्ञापित करेंगे आपकी, मान लीजिए जब तक कि आपकी जो विलिंगनेस है, जब तक कि आपका इंटेंशन, जब तक कि आपका आशय है, यदि वो सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? मैंने बैठे बैठे मन में सोच लिया कि काम करना है, ये कृत्य करना, ये काम करना है, इससे प्रॉमिस करना है, किसी प्रकार का प्रपोजल करना है किसी व्यक्ति से, तो अपने मैं मन में सोच लिया तब तक कि मैंने ट्राई नहीं किया किसी और व्यक्ति को। ठीक है, तो वो जो है कभी प्रपोजल नहीं कराएगा। तो प्रपोजल के लिए आपको दो पार्टीज होनी जरूरी है, दे में बी एट डिफरेंट कैपेसिटी एज वेल, दो पहली होनी चाहिए। उसके बाद व्हेन वन पर्सन, हम इस एग्जांपल समझ लेते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, ए जो सिग्निफाई करता है विलिंगनेस किसको? बी को। किस चीज के लिए? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी चीज को करने के लिए, किसी कृत्य को करने से प्रविरत रहने के लिए, दो चीजों के लिए। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, किसकी? सामने वाली व्यक्ति की। टू सच एक्ट और एक्सिस्टेंस। देखिए समझिए इसको, ऑफर है, ए आया, ए ने क्या किया कि बोला कि एक काम करिए, बी को बोलता है कि मैं जो आपको है मान लीजिए एक बाइक है, बाइक मान लीजिए सब्जेक्ट मैटर, मैं जो आपको एक बाइक सेल करना चाहता हूं। B what A is doing, A is indicating और A is signifying इसकी विलिंगनेस किस चीज के लिए कि भैया मैं भी आपको जो है बाइक बेचना चाहता हूं। ठीक है, बाइक आपको मैं बेचना चाहता हूं, किस चीज के, और उसका व्यू क्या है, वो चाहता क्या है? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, कि बी भी अपनी एसेंट है, ठीक है भैया मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूं। देखो इसको ऐसे समझिए, जब ए आया, ए ने बोला कि यार एक काम करना है, मेरी जो है बी, मेरी बाइक है, मैं बेचना चाहता हूं, इतने इतने रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या आप लेना चाहते हैं?
तो व्हाट बी इज डूइंग, बी इज सिग्निफाइंग हिज विलिंगनेस, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं अपनी जो बाइक है, जो मैं अपनी गाड़ी है, वो मैं बी को बेचना चाहता हूं, और ये एक्सपेक्ट करता है, जी क्यों दे रहा है, अपनी विलिंग सिग्निफाई कर रहा है कि बी भी अपनी कंसेंट दे, किस चीज के लिए, बाइक खरीदने के लिए। जो मैं एक्ट कर रहा हूं या कोई मैं एक्ट नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सामने वाला उसके लिए कंसेंट दे, तब जाके हम मानते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है प्रपोजल किया है या ऑफर किया है या प्रतिस्थापना की है। ठीक है, हिंदी में पढ़िएगा कि जब तक कि एक व्यक्ति किसी बात के करने, या कौन सी चीज करी जा रही है, बाइक बेची जा रही है, किसी बात के करने या प्रविरत रहने, एब्सटेन का भी देख सकते हैं। ये कहता है कि एक काम करते हैं, मैं जो है मुझे कार खरीदनी थी, पर मैं अब अगर बी तो मुझे 10 लाख रुपए दोगे तो मैं कार नहीं खरीदूंगा, या मैं फलाना फलाना कोई कार्य नहीं करूंगा। तो एक होता है एक्ट करने के लिए, एक होता है एब्सटेन करने के लिए, दोनों चीज होती है। एक मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बाइक दूंगा, आप मुझे 10,000 20,000 जो भी है वो रुपए दीजिएगा, या फिर दूसरे एक और प्रपोजल हो सकती है जिसमें वो कहे कि यार मैं काम करूंगा, मैं कोई भी कार कभी नहीं खरीदूंगा, तो मुझे 10,000 तो मुझे काम करो 10 लाख रुपए दे दो, मैं एक पर्टिकुलर काम नहीं करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई काम करने का भी हो सकता है और कोई काम नहीं करने का भी हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए सिग्निफाइंग हिज विलिंगनेस, ए जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहा है बी को, ताकि बी जो है अग्री करे बाइक लेने के लिए। जब तक एक व्यक्ति किसी बात को करने या ना करने की प्रवृत्त या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, किस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसा कार्य प्रवृत्ति उस अन्य की अनुमति अभी प्राप्त करे, ताकि सामने वाला आपको कंसेंट दे कि ठीक है भाई तुम बाइक दे दो, मैं तुम्हारी बाइक लेना चाहता हूं। तब आप क्या कहेंगे, तब वह प्रस्थापना करता है, प्रपोजल देता है। ठीक है, नाउ हियर ए इज मेकिंग अ ऑफर। ठीक है, देखिए हम बहुत डिटेल में मैं डेफिनेशन क्लॉज के नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है। बेसिक फाउंडेशन बस आपको बताता हूं ना, ताकि आपको आगे ध्यान रहे। ये ऑफर हमने कंप्लीट किया। लेट्स कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, अब सॉरी, अब कब माना जाएगा कि आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। पढ़िए, टू बी व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। फिर से वो एग्जांपल, ए ने प्रपोजल दिया बी को। अब प्रपोजल, ए ने क्या बोला था कि भाई साहब मैं आपको अपनी बाइक बेचूंगा। अ प्रपोजल, अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, बी को किया गया एक्सेप्ट। ठीक है, या फिर अपनी एसेंस सिग्निफाई करता है, किस चीज के लिए, उसने बोला भैया एक काम करिए आप मेरी बाइक ले लीजिए। बी ने बोला ठीक है, मैं अपनी एसेंस देता हूं, मैं अपनी आपकी बाइक खरीद लेता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा उस मोमेंट पे, जैसे ही इसने एसेंस दिया अपनी, the proposal gets accepted. In the moment proposal gets accepted, it becomes what? It becomes promise. और हमने पढ़ा था every promise and every set of promises which forms the consideration for each other is जो है अपने आप में वो agreement होता है। ठीक है, तो ए ने ऑफर किया बी को कि आपको बाइक बेचूंगा, बी ने बोला ठीक है मैं आपकी बाइक खरीदूंगा। जिस मोमेंट में ये जो प्रपोजल है, ये जो एक्सेप्ट किया गया, वो प्रॉमिस बन गया। एंड एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये दो आपकी डेफिनेशन थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रपोजल बनता है, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तीसरी डेफिनेशन देखिए बहुत इजी है कि जो पर्सन प्रपोजर का जो प्रपोज करता है, जो अपना ऑफर रखता है, वो जो है प्रॉमिसर कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिस ही कहलाता है। बेसिक चीज। कंसिडरेशन की डेफिनेशन आती है, कंसिडरेशन इसे हम प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रतिफल कहा जाता है। डेफिनेशन है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किसकी डिजायर है, प्रॉमिसर की। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, जस्ट अ मिनट।
व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी, ध्यान रखिएगा, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आप जब इंग्लिश लॉ पढ़ेंगे तो आपको ये एनी अदर पर्सन इंग्लिश लॉ में नहीं है, ये एक एडिशन है इंडियन लॉ में जिसे हम प्रिविटी टू कंसिडरेशन कहते हैं। वो जो है प्रिविटी टू कंसिडरेशन मतलब जो पार्टीज कॉन्टेक्ट में पार्टीज नहीं भी है वो भी आके आपका कंसिडरेशन जो है वो फर्निश कर सकती है। तो फिर से पढ़िए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर मतलब जिसने प्रॉमिस किया था उसकी डिजायर पे, द प्रोमिसी और अदर पर्सन, प्रोमिसी मतलब जिसको ऑफर किया गया था, प्रोमिसी ये अदर पर्सन क्या करता है, कोई एक्ट करता है या एब्सटेंड करता है। एक्ट वही चीज, बाइक मैंने बोला, एक मान लीजिए ए है फिर बी है, ए प्रोमिसर बी प्रोमिसी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ए की डिजायर पे प्रोमिसी क्या करता है, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन क्या करता है, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, ठीक है, कोई कृत्य करता है, ठीक है, कोई कृत्य करता है या कहता है कि मैं कोई कृत्य नहीं करूंगा, या फिर उसने कोई कृत्य किया था या फिर कहा था कि मैं नहीं करूंगा या फिर नहीं किया। अब देखिए तीन टाइप की कंसिडरेशन होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, प्रेजेंट फ्यूचर। मान लीजिए किसी समय पे बी ने जो है कोई ऐसा कार्य था जो नहीं करना चाहिए था ए के लिए, उसने नहीं किया। ए ने बोला था कि आपको कोई कार्य नहीं करना है पास्ट में, उसने बी ने जो है कोई वो काम नहीं किया, या फिर बी में कोई ऐसा काम था जो ए ने बोला था बी को करने और बी ने कर दिया, वो भी कंसिडरेशन हो सकती है ए के लिए। देखिए कंसिडरेशन मतलब मान लीजिए कंसिडरेशन हमेशा पैसे देने नहीं होता है, कोई भी आपने सामने वाले के लिए कोई कार्य किया हो जो आपको प्रोमिसर ने बोला हो, बस वो मान लीजिए। तो पास्ट में कोई काम किया हो या कार्य करने से रह गया हो। सेकंड चीज प्रेजेंट में, या फिर प्रेजेंट में आपको कोई काम करना है, बी को ए के लिए कोई काम करना है, या फिर कह दिया जाएगा कोई एक्ट करिए या फिर आप कोई एक्ट मत करिए। मान लीजिए ए जो कहेगा एक काम करता हूं, मैं आपको एक बाइक देता हूं बट आपको जो है ये काम नहीं करना है, तब आपको जाकर मैं बाइक दूंगा। तो बी का वो काम नहीं करना वो भी अपने आप में एक गुड कंसिडरेशन होगा, ठीक है। थर्ड फ्यूचर में ए कहता है लेट्स सपोज कि एक चीज बताइए मैं आपको बाइक दूंगा बट एक फ्यूचर में काम है वो आपको करना है, एक फ्यूचर में आपको नहीं करना है। कह दिया कि एक काम करिएगा, आज के बाद हम आपको बाइक दूंगा पर आज के बाद आप अल्कोहल नहीं पिएंगे, ठीक है, अल्कोहल नहीं पिएंगे। फ्यूचर कंसिडरेशन, कोई कार्य करने कहा जा गया कि आप ये कार्य करेंगे तो मैं आपको दूंगा, या फिर कोई काम नहीं करने के लिए। तो तीन टाइप की हो गई कंसिडरेशन आपकी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रिनिटी हमारा कवर हो गया। तीन टाइप की कंसिडरेशन होती है आपकी इंडियन लॉ के अंदर। देखिए बेटा जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना है ना तो आप उसको बेसिक एग्जांपल से यदि समझेंगे, एग्जांपल्स डेली लाइफ से रिलेट करेंगे ना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत इजी पड़ेगा। कमिंग टू द डेफिनेशन अगेन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstain from doing or does or abstains from doing something or promises to do something or abstain from doing something, then such act or existence या फिर ऐसा प्रॉमिस अपने आप में क्या कहलाता है, कंसिडरेशन, ठीक है। ऐसा कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट, एक्सिस्टेंस या प्रॉमिस करते हैं कि फलाना फलाना मैं कोई काम करूंगा आपके लिए आगे जाके, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कंसिडरेशन होती है, ठीक है। ये सारी चीजें कंसिडरेशन होती है आपको प्रॉमिस के लिए। बेसिक समझिए, दो लोग हैं, एक ने एक सामने वाले को ऑफर दिया, बी ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया। जब ए ने आपके लिए कोई काम किया तो आपको बी को भी कोई काम आपके लिए करना पड़ेगा। देख मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं लेमन लैंग्वेज में आपको कह रहा हूं, आप इसको स्ट्रिक्टली मत लीजिएगा, ठीक है। अब सामने वाले के लिए आपने कोई कार्य किया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आपके लिए कोई काम करे, जनरली उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन दी गई है 2D के अंदर, तो याद रखिएगा। प्रॉमिस ये जरूरी नहीं हमेशा बी जो है कंसिडरेशन फर्निश करे, बी के पार्ट में सी बोल दे एक काम करिए, ए को बोले कि एक काम करिए ए आप बी को गाड़ी दे दीजिए, और सी कहता है ठीक है मैं पैसे मैं दूंगा, तो वो भी हो सकता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो है आपकी 4 डेफिनेशन थी। बाकी डेफिनेशन हमने एग्रीमेंट की पढ़ी थी, जैसे एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। जी में आता है आपका एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल,
बाय लॉ, ठीक है। अग्रीमेंट इफ एनफोर्सेबल, ठीक है। इफ एनफोर्सेबल बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन बोलते जाइएगा, सेक्शन 2H, ठीक है। और इसके बाद एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल, क्या हो जाएंगे वो, वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट, ये टर्म याद रखिएगा, वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है सेक्शन 2E, एनफोर्सेबल हो गया, कौन सी कंडीशन जो सेक्शन 10 के अंदर हमने देखी थी, तो आपका जाके बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H के अंदर देखा। यदि मान लीजिए एनफोर्सेबल नहीं है, अग्रीमेंट प्रॉमिस है, बट ऐसी कोई कंडीशन है जहां लॉ ने मना कर दिया है, मान लीजिए पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक मिनट, मान लीजिए पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या फिर वो फ्री कंसेंट में नहीं हुआ है, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ, या फिर लॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं हुआ है, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में वैसे जो एग्रीमेंट होंगे एनफोर्सेबल नहीं होंगे, और तब जाके आपके जो ऐसे एग्रीमेंट होंगे वॉइड हो जाएंगे। मैं एग्रीमेंट वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, ठीक है, तो आपके वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे। इसके बाद आपका दो डेफिनेशन और बचती है, सेक्शन 2I और सेक्शन 2J। 2I आपका बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और 2J आपका बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़िए, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto। मान लीजिए दो पार्टीज हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी है, और किसी कंडीशन में मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको बाइक दूंगा। अब यहां पे क्या हुआ कि जो ए है उसने मान लीजिए फ्रॉड कमिट किया, उसने कहा कि मेरे पास जो है मेरी बाइक जो है मेरी बाइक जो है वो 150 का माइलेज देती है। बी ने कहा चलो अच्छा है भैया, बी जो है कह रहा है ठीक है भैया, अच्छा 150 का आपका माइलेज देती है आपकी गाड़ी, तो एक काम करते हैं हम आपकी गाड़ी खरीद लेते हैं। ए ने यहां क्या किया, यहां ए ने फ्रॉड कमिट किया, फ्रॉड, ए ने जो है फ्रॉड कमिट किया, फ्रॉड कमिट किया, बी को पता चला कि भैया मेरे साथ जो है फ्रॉड कमिट हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अब बी के पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन, जस्ट अ मिनट, आवाज आ रही मेरी प्रॉपर, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, ठीक है। तो जो आपका है ए और बी, आपका जो मैंने बताया कि ए ने जो है मान लीजिए फ्रॉड कमिट किया है बी के साथ,
तो बी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा ले, जस्ट बी के पास दो ऑप्शन है, बी के साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, बी हैज टू ऑप्शन, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा ले या कह दे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराना है। ठीक है, तो इसमें देखिए डेफिनेशन पढ़िए, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिकॉज देखिए कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब इट इज लीगली एनफोर्सिबल, इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी। अब बी के पास ऑप्शन है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराया नहीं कराना है, मुझे भाई फ्रॉड हुआ मेरे साथ, ठीक है 150 का माइलेज बोला था, गाड़ी का माइलेज 50 का है, मेरे साथ फ्रॉड कमिट हुआ, फैक्ट छुपाया गया, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी। तो एनफोर्सिबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे। बी चाहे तो उसे एनफोर्स करा ले, बी कहे तो ठीक है भैया आपने 150 बोला था, मुझे 50 किलोमीटर वाली माइलेज है, दे दीजिए मैं रख लूंगा। या फिर कह दे कि नहीं ये आपने झूठ बोला, मैं आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा। सो व्हेन इट इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन the other party, it is said to be voidable contract. voidable contract आपकी डेफिनेशन हो गई। void contract क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो पहले कॉन्ट्रैक्ट थे बाद में जाके void बन गए। ठीक है, मान लीजिए पहले एक ए और बी था, एक सिंगर है, मैंने बोला कि काम करिए हमारे यहाँ शादी का फंक्शन है तो आप आइएगा, गाना वाना गाइएगा, जो मतलब मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा वाले, सपोज ऑर्केस्ट्रा वालों को बुला दिया हमने। अब ऑर्केस्ट्रा वाले आ तो गए गाना गाने, ठीक है, मैंने बोला कि आप गाना गाने आइएगा, तो उसमें से क्या हुआ, जो मेन सिंगर था आपका, पहले कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हम लोगों में सारी चीजें थी, एनफोर्सिएबल था, ये सारी चीजें थी, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, सारी चीज अग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन सब कुछ था, एनफोर्सिबिलिटी भी थी। बाद में जाके क्या हुआ, मान लीजिए 1 जनवरी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ठीक है आप गाना गाने आएंगे, शादी कब है, 10 जनवरी को। 5 जनवरी को पता चलता है कि जो मेन सिंगर है आपका इज डेड, कुछ तबियत खराब थी उसकी डेथ हो गई। अभी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता। डेफिनेशन पढ़िएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। पहले एनफोर्सिएबल था, 5 तारीख को डेथ हो गई, अब 5 तारीख को जब डेथ हो गई तो सिंगर ही जब नहीं है भैया तो गाना कौन गाएगा। ठीक है, अब जब गाने गाने के लिए कोई नहीं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता, और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता तो उस जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी उस टाइम पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहला जाएगा। 3 तरीके से जस्ट, और हम 5 मिनट बस करेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अग्रीमेंट पहले आपका अग्रीमेंट बनता है, जब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो आगे जाके वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, इसलिए एक हमेशा याद रखिएगा, all agreements, sorry, all contracts are agreement but all agreement are not contract। क्यों, पहले आपका आएगा ऑफर, ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो बन जाएगा आपका प्रॉमिस, प्रॉमिस आपका प्रॉमिस मतलब आपका अग्रीमेंट हो गया, अग्रीमेंट जब एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए स्टेटमेंट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका अग्रीमेंट होना जरूरी है, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट
ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है हर एग्रीमेंट जाके कॉन्ट्रैक्ट बने, क्योंकि जब तक के एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी तब तक के जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसको ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, एक मिनट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस, जो कि आगे आपका जाके कहला सकता है, उसे आप अग्रीमेंट भी कह लीजिए। और जब भी आपके आपके आगे आके अग्रीमेंट, इसको यहां से यस, अग्रीमेंट आगे जाके जब एनफोर्सिबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा, तो आगे जाके वो आपको बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। तो हर करार, हर संविदा जो है वो करार है, पर हर करार जो है वो संविदा नहीं है जब तक कि वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना हो। तो बेसिक आपका है कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। यदि आपकी कोई भी डाउट